हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल का जो मुख्य परीक्षा 2022 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का जो प्रश्न पत्र था यानी पेपर था, उसका हम 6 अंक से लेकर आगे का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं ये लिखा है हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस है ना। और इसमें देखिए 2022 में आपका जो पेपर का जो पूर्णांक था वो 80 नंबर का था, लेकिन अब ये पूर्णांक आपका 75 नंबर का आएगा। और आप देख सकते हैं ये समय पेपर को हल करने का 3 घंटे रहेगा। तो इसके हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें नीचे चलते हैं हम, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं सबसे पहले, इनका सॉल्यूशन मैं अलग से वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए ये सही विकल्प वगैरह हैं, तो इनका मैं वीडियो एक बना चुका हूँ इसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम 6 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए ये दोनों वर्जन में आपका पेपर है, तो आप देख सकते हैं। आगे जाएंगे हम, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है जोड़ियों का। इसके बाद आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये 5 नंबर का है। अब 2 नंबर के वाले हम प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ से हम हल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है 6वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 2-2 नंबर के आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंक हैं, लेकिन इसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। देखिए पहले दिया है इसमें औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें अथवा या और दिया है, तो फिर दिया है आपका जमशेद जी भोये कौन थे। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। तो आज मैं आपके लिए दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन से क्या हासिल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, मैं यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए आप देखेंगे ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर है आपका MP बोर्ड 2022 10th सोशल साइंस, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आपका प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न 6 का क्वेश्चन है जी, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सरल भाषा में आपके प्रश्न का उत्तर बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए यहाँ से, फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। यानी कि हमारा सीधा सीधा मतलब है जो उत्पादन फैक्ट्रियों से होता है उसको हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। तो इसमें मैंने वही लिखा है, फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है। यानी जो उत्पादन फैक्ट्रियों से होता है उसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था आपका अथवा वाला। तो आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न था आपका ये अथवा वाला, जमशेद जी भोये कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है, इसमें प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है जी, और इसमें इसका प्रश्न है जमशेद जी भोये कौन थे, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने सरल भाषा में बस 2 लाइन में 1 लाइन में क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें देखिए यहाँ से देखिए उसका उत्तर जमशेद जी भोये पारसी बुनकर के बेटे थे, ठीक है। ये जमशेद जी भोये किसके पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था, यानी उनके पास बहुत सारी जहाज़ें थीं। उन्होंने
चीन के साथ जहाजरानी का काम किया था। तो इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जमशेदजी जीजी भोये पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था और उन्होंने चीन के साथ जहाजरानी का काम किया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो आप देखिए ये 6 नंबर के दोनों हो गए, लेकिन ना आपको इनमें से कोई एक ही प्रश्न परीक्षा में हल करना है। देखिए या तो ऊपर वाला करेंगे इसको, तो नीचे वाला नहीं करेंगे। जो आपको अच्छी तरह से याद है उसी को प्रश्न को आपको करना है। यदि आपको नीचे वाला अच्छी तरह से याद है तो फिर ऊपर वाला नहीं करेंगे। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर अथवा लगा है या और लगा है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। जो आपको अच्छी प्रकार से याद है उसी को हम हल करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है जी, गाथा गीत से क्या आशय है, ठीक है। तो इसमें इसके अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है प्लांटेन से क्या आशय है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। यदि आपको ऊपर वाला अच्छा याद है तो ऊपर वाला करेंगे, यदि नीचे वाला अच्छा याद है तो नीचे वाला करेंगे। तो कोई भी प्रश्न इसमें से दोनों में से हल करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर वाला का प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले गाथा गीत से क्या आशय है। तो इसमें देखिए इसका आंसर है यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न क्रमांक 7 है और इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 गाथा गीत से क्या आशय है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से, गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान था जिसे गाया या सुनाया जाता था। यानी गाथा गीत क्या था, गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान था जिसे गाया या सुनाया जाता था। अब इसके बाद में अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिए अथवा वाला पूछा गया क्वेश्चन, प्लांटेन से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर प्लांटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता था। यानी लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता था जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी, ठीक है। पहले यह आप देख सकते हैं, पहले यह काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। इसको बाद में किसका बनने लगा, इस्पात का बनने लगा। पहले ये काठ का बनाया जाता था। तो इसमें देखिए इसका उत्तर देखिए एक बार, लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता था जिसे कागज़ के पीछे टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह काठ का होता था लेकिन इसके बाद में इस्पात का बनने लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये दोनों प्रश्न हो चुके हैं, आप देखेंगे अथवा वाला। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 लेते हैं हम। तो इसमें से भी आप देखेंगे पहले पूछा गया है आपको प्रश्न क्रमांक 8 में, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसमें देखिए अथवा वाला प्रश्न भी दिया है 8 नंबर का, बांगर क्या है, ठीक है, बांगर मिट्टी क्या है। तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। तो मैं अभी आपके लिए दोनों प्रश्नों को सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए पहला ऊपर वाला प्रश्न देख लेते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसमें 7 नंबर हो गए थे हमारे। अब 8 नंबर का प्रश्न है जी। इसमें पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 8 में, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। एक लाइन में मैंने इसका उत्तर बनाने का प्रयास किया है जिससे आप इसको जल्दी से याद कर लें। और इन सभी प्रश्नों को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी पर। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद करना सभी छात्रों को। आपका परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। तो इसमें देखिए मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं।
अब इसके बाद में 8 वाला अथवा वाला क्वेश्चन है जी, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। इस मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, यानी जी इसमें फसल के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। तो इसमें देखिए पुराना, कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, बांगर और खादर में अंतर पूछ लेते हैं। तो इसमें देखिए पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, और नई खादर मृदा किसे कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें अंतर लिखेंगे तो बांगर मृदा में क्या कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, और खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। तो इस प्रकार इसमें आप इसके अंतर लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अगला प्रश्न था आपका, पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 9 में। ठीक है, क्या पूछा गया है, अभयारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। तो जो आपको अच्छे से याद है उसी को आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक आपको सही से डालना है, जिस प्रश्न को आप करेंगे उसी का हम क्रमांक डालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम ऊपर वाला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर का। देखिए इसमें पूछा गया है प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 9 में, अभयारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर देखिए, अभयारण्य का अर्थ है, अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य। ठीक है, अभय माने क्या होता है, बिना डर के, और अरण्य माने होता है जंगल या वन। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ से लिखेंगे, अर्थात यहाँ से लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसा अरण्य, अरण्य माने क्या होता है, वन। ठीक है, अरण्य या वन एक ही बात होती है, जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आगे, अभयारण्य वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं, यानी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संरक्षण, यानी वन्य संरक्षण माने क्या होता है, बचाना, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब समझ गए आप, अभयारण्य किसे कहते हैं। तो अभयारण्य का अर्थ क्या हो जाएगा, अभय माने क्या होता है, बिना डर भय के, और अरण्य माने क्या होता है, वन या जंगल। अर्थात यहाँ से लिखेंगे देखिए इसकी परिभाषा, ऐसा अरण्य या वन, अरण्य माने क्या होता है, वन, जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसको क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अथवा में पूछा गया है आपका, देखिए ये अथवा वाला प्रश्न है आपका, केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका है आंसर, यहाँ पर देखिए केंद्रीय वन आयोग है ना, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है जी, केंद्रीय वन आयोग क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर, केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, यानी जो हमारी केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने सन 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। और केंद्रीय वन आयोग के मुख्य कार्य निम्न है, या केंद्रीय वन आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या है, आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, नंबर 2 इसमें तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना। नंबर 3 बाजारों का अध्ययन करना। और नंबर 4 है वन विकास कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना। तो इसके केंद्रीय वन आयोग के 4 कार्य हैं मुख्य, यानी कि इसमें देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। इसके मुख्य कार्य क्या है, आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, तकनीकी सूचना को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना, और वन विकास कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना। ये इसके केंद्रीय वन आयोग के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है आपका, इसमें 10 नंबर का प्रश्न लेते हैं हम। देखिए इसमें पूछा गया है, एमपी बोर्ड का पेपर है जी, इसमें नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, जूट को
सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए पहले हम ऊपर वाले 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपका 10 नंबर का, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर देखिए नगद एवं व्यापारिक फसलें। तो इसमें देखिए यहाँ से लिखेंगे वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं। ठीक है, नगद और व्यापारिक फसलें देखिए वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। अब इसमें कौन कौन सी हैं जो फसलें जो नगद राशि प्राप्त करते हैं हम, जैसे आप देखेंगे कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। ये सभी कैसी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं या नगद एवं व्यापारिक फसलें दोनों एक वाणिज्य फसलें भी बोलते हैं इनको। यानी कि ये फसलें क्या होती हैं प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए इनको तैयार नहीं किया जाता बल्कि इन्हें बाजार में बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, तो उसको हम नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं। अब इसमें अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 10 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा देखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। यानी कि जूट क्या होता है, जूट तो चमकीला होता है, सुनहरा, यानी जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है सभी प्रश्नों को और इसको याद करना है अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 11 नंबर का। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है परीक्षा में, अथवा या तो ऊपर वाला करेंगे या अथवा वाला करेंगे, और जो प्रश्न आप करेंगे उसका सही से क्रमांक जरूर डालेंगे। ठीक है, जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसी का क्रमांक आपको परीक्षा में डालना है सावधानी पूर्वक। अब क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपका 11 पे, समरूप समाज से क्या आशय है। ठीक है, इसमें दूसरा इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए समरूप समाज, इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है जी, समरूप समाज से क्या आशय है। इसका आंसर देखिए समरूप समाज। ठीक है, इसका उत्तर है यहाँ से, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नता ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें देखे जाएंगे। समरूप समाज क्या होता है, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, ठीक है, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समरूप समाज कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका अथवा वाला। ठीक है, 11 नंबर का अथवा, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 से 66 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। यानी कि यह आंदोलन 1966 में प्रारंभ हुआ, उभरा माने प्रारंभ हुआ, और 1975 तक चलता रहा। इसमें देखिए आगे लिखा है, नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो ये आंदोलन आप देख सकते हैं, ये 1966 में प्रारंभ हुआ था, 1975 तक ये आंदोलन चलता रहा, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, यानी आपके 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इसमें सभी। यानी कि 2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से केवल आपको एक प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है जी, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। और इसका अथवा वाला पूछा गया है, यानी कि आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। तो उसमें देखिए पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी मैं आपके लिए दोनों प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में केवल एक करना है, कोई अथवा वाला ऐसे मान के चलो ऊपर वाला करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 दिए, 12 में 2 प्रश्न दिए हैं, एक जीवाला एक जीवाला। तो आपको जो प्रश्न इसमें से अच्छे से याद है उसी को अपन ने करना है यहाँ पर परीक्षा में। देखिए इसमें पूछा गया है आपका, लोकतंत्र में निर्णय लेने में
देरी का कारण लिखिए। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो उसका आंसर देखिए, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श, यानी कि लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है। ठीक है, यानी लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो वाला 12 नंबर का, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ से देखिए उत्तर इसका, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करता है। यानी हम कोई किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, आर्थिक विकास देखिए प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करता है। यानी आर्थिक विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो प्राकृतिक संसाधन देखे जाते हैं, मानव संसाधन देखे जाते हैं, और तीसरा उद्योगों से यानी फैक्ट्रियों से होने वाला उत्पादन देखा जाता है। ये 3 चीज़ों पर आर्थिक विकास के कारक हैं मुख्य, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, जो उत्पादन हमें हमारी फैक्ट्रियों से होता है, उद्योगों से होता है, उसे हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए हम, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपके 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पूछा गया है मुद्रा क्या है। ठीक है, यह मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा से क्या कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अथवा वाला पूछा गया है आपका, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। ऋण क्या होता है, जब हम कोई किसी से उधार पैसा लेते हैं उसको हम ऋण कहते हैं। तो अब देखिए विकास के लिए ऋण की भूमिका पूछी है, तो इसमें से पहला ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर देखिए, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा क्या होता है, पैसे। जब हम कोई बाज़ार से सामान खरीदने लाते हैं या वस्तु है क्रय करने के लिए जाते हैं, तो हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। तो इसमें देखिए इसका आंसर देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। आप देखिए मुद्रा क्या करते हैं, मुद्रा से हम वस्तुएं क्रय करते हैं, और सेवाएं, सेवाएं क्या होती है, जब हम बस में बैठते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है, या रेल में बैठते हैं तो हमें टिकट लेना पड़ता है, तो सेवाएं हो गई वो। और ऋणों का भुगतान, जब हम कोई हमारा बिल आता है, नल का बिल आता है या बिजली का बिल आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, मुद्रा से ही क्या करते हैं, चुकाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने, यानी वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं, मुद्रा से हम खरीदते हैं, तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। ऋण माने क्या होता है, बिल, यानी किसी प्रकार का बिल को हम चुकाने के लिए किसका, मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यानी पैसे का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। यानी ऋण क्या होता है, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में बहुत सारे पैसे की उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो विकास में ऋण की भूमिका लिखिए। तो इसमें देखिए क्या भूमिका है ऋण की, तो उत्तर देखिए, विकास के लिए ऋण महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी विकास के लिए ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, यानी ऋण लेने से लोग अपने आय बढ़ सकती है, और क्या हो सकता है, जिससे बहुत से लोग विभिन्न ज़रूरतों को पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज लेते हैं। कर्ज माने क्या होता है, ऋण लेना। वे फसल उगा सकते हैं, यानी बहुत सारे किसानों के पास जब फसल बोने के लिए या खाद डालने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो क्या ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, यानी कर्ज ले लेते हैं। कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं, या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यानी ऋण से हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा हम कर सकते हैं। तो मेन क्या है इसमें, ऋण से हम क्या कर सकते हैं,
एक तो अपनी आय बढ़ा सकते हैं देखिए यहाँ पर, और दूसरी है फसलें उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया फसलें उगा सकते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, और वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और अपने इससे क्या होता है फिर हमारे जीवन में, इस तरह ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। ठीक है, तो ऋण की भूमिका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने जीवन के लिए भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, तो उनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर का, वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, और अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय, या बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो ये 13 नंबर के हो गए। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 14 नंबर का, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि विभिन्न देशों से हमारे देशों के क्या संबंध होते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, को क्या कहते हैं हम, वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसका याद रखेंगे, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को, 2 चीज़ याद रखना है, विभिन्न देशों के बीच क्या परस्पर संबंध, ठीक है, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। 2 चीज़ याद रखना है अपने, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जो बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। तो इसमें है वही लिखा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करना, उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसको कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय वह कंपनी जो बहुत सारे देशों में व्यवसाय करती हैं, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, 14 नंबर तक हो गए। अब इसमें अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का, काला बाजारी क्या है। ठीक है, इसका अथवा वाला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके भी आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 14 नंबर तक हो गए थे हम। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का, इसमें पूछा गया है काला बाजारी क्या है। उत्तर देखिए, काला बाजारी जब उत्पादक एवं व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं तो इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। यानी उत्पादक माने क्या होता है, जो पैदा करने वाले या व्यापारी लोग क्या करते हैं, वस्तुओं की जमाखोरी माने उसको रख देते हैं एक स्थान पर जमा करके। इनसे क्या होता है, इन वस्तुओं का मूल्य, जब जमाखोरी उत्पादक या व्यापारी उसकी वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं तो इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। यदि सरकार इन वस्तुओं की राशनिंग कर देती है तो यही वस्तुएं काले बाजार में बिकने के लिए आ जाती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार, प्रश्न नंबर अगला है अथवा वाला, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर है इसका, उपभोक्ता क्या होता है, यानी कि सभी हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारी वस्तुओं का रोज हम उपयोग करते हैं, तो हम सभी क्या है, उपभोक्ता हैं। देखिए इसमें लिखा है, उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। यानी उपभोक्ता क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं और सेवाओं को खरीदता है, उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का क्या है, अधिकार है।
तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है। यानी जब हम कोई वस्तु हमारे मोबाइल ख़रीदा हमने, वो जल्दी ख़राब हो गया, तो क्या कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। सूचना पाने का अधिकार, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI, इसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों को सभी को आपको लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें बहुत स्टेपलर, प्रश्न क्रमांक 16, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग से क्या है, इन तीनों की परिभाषा लिखना है। ठीक है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो पहले हम ऊपर वाला परिभाषा लिख लेते हैं तीनों। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसमें देखिए तीनों की परिभाषा है। इसमें प्रश्न क्रमांक 16 में स्टेपलर, पुलर तथा कार्डिंग से क्या है। स्टेपलर क्या होता है, देखिए इसका हम पंचिंग मशीन भी कहते हैं, जिसको हम कागज़ में स्टेपलर करते हैं, पंचिंग लगाते हैं, तो वही है स्टेपलर जी वाला। तो इसका उत्तर देखिए स्टेपलर। स्टेपलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। यानी कई बार दर्जी क्या करता है, कपड़े को चुन्नटें उसमें लगाता है बीच बीच में, तो उसी को कहते हैं फुलर। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। इसके बाद में कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन को, किसको, कपास को या ऊन को रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। यानी कपास के या ऊन के जो रेशे होते हैं उसको कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अथवा वाला प्रश्न। देखिए अथवा वाला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे इसमें दिया है 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें देखिए इसका आंसर, देखिए इसमें उत्तर दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 16 का, अथवा 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न है आपका। यहाँ से आपका उत्तर देखिए, 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी। यानी 1840 में क्या हुआ, 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी। लोगों के लिए नए रोजगार अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर लाइन बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए, परिवहन उद्योग में कार्य करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दुगनी हो गई और अगले 30 सालों में एक बार फिर दुगनी हो गई। ठीक है, तो इसमें देखिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों को काम मिला तो रोजगार के अवसर पैदा हुए। क्या क्या इसमें रोजगार के अवसर क्यों पैदा हुए, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर, यानी सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइनें बिछाई गई, रेलवे का विस्तार हुआ, सुरंगें बनाई गई, ठीक है, सीवर लाइन बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए और परिवहन उद्योगों को कार्य करने की संख्या इस प्रकार लोगों को, यानी रोजगार की वृद्धि हुई। रोजगार जब हम नए काम करेंगे तो हमें रोजगार, यानी लोगों को रोजगार अवश्य मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है आपका,
इसमें अभी देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 17। इसमें देखिए 17 से इसमें 3 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर ये 2-2 नंबर के आएंगे हमारे प्रश्न 17 तक। हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत साधनों का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसमें इसका प्रश्न है अगला 17 नंबर का। देखिए, हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों है। देखिए, इसमें पूछा गया है हमें खनिजों की आवश्यकता, खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। संरक्षण माने क्या होता है, खनिजों को बचाना। खनिज क्या होते हैं, जो ज़मीन से हमें खोद कर निकाले जाते हैं। उत्तर देखिए, खनिजों को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिस तेज़ी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, खनिजों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके उस अनुपात में वो बन नहीं पा रहे, अत्यंत धीमी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित हैं, यानी इनका भंडार सीमित है और अनवीकृत हैं। अनवीकृत क्या होते हैं, अनवीकरण माने जिसका हम एक बार प्रयोग करने के बाद में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अना की जाए ना, अना कर लेना आप, संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है संरक्षण, देखिए यहाँ पर, इसमें ना की जगह ना करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अथवा वाला आपका। देखिए, अगला प्रश्न है आपका अथवा वाला, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जिनका हम कईयों वर्षों से, प्राचीन समय से किया जा रहा है। ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। यानी कि ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल विद्युत आदि शामिल किया जाता है। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय हैं, जिनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा है, हो गया है, तो ये ऊर्जा पढ़ेंगे आप इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। देखिए, इसमें पूछा गया है आपका आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें पूछा गया है नीचे वाला अथवा वाला, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग। तो इसमें देखिए 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। यानी वे उद्योग जिनके कच्चे माल, उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिख लेना है आपको। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे वाला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपका, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय निम्न है। नंबर 1 क्या है, जल स्रोतों के पास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। पहला काम, यानी जल जहाँ पर जलाशय बने हैं या तालाब बने हैं या जल स्रोत हैं, उस पर उसके आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। यानी जल के स्रोत है, तालाब है, नदी है, तो इसमें पशुओं को नहलाएंगे तो उसका पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। तीसरा है, कारखानों से निकले हुए जल को नदियों या तालाब में नहीं मिलाना चाहिए। यानी कारखानों से निकले हुए जल को
नदियों और तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, लोगों को नदी, तालाब तथा झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए, यानी लोगों को नदी, तालाब या झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए। अगला है खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कीटनाशक है जी, कीटनाशक है ना, कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक के उपयोग पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद में अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर तक ही हम ले रहे हैं इसमें। इसके बाद में वीडियो में अगले प्रश्न के आएंगे। देखिए ये भी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें राजनीतिक दल से क्या आशा है, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें से राजनीतिक दल भी पूछा जा सकता है इसकी परिभाषा लिखने के लिए। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपको, देखिए इसमें 19 नंबर का क्वेश्चन है जी, राजनीतिक दल से क्या आशा है। तो इसका आंसर देखिए, राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं। ये परिभाषा हो गई। राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक ये बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें थोड़ी, इसमें देखिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके राजनीतिक दल की कोई विशेषता लिखना है आपको। तो इसमें देखिए राजनीतिक दलों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अथवा वाला क्वेश्चन, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं या 3 विशेषताएं, 3 नंबर में आएगा तो 3 विशेषताएं लिखना है आपको, और 4 नंबर में आएगा तो 4 विशेषताएं लिखना है। ठीक है। तो पहला है इसमें, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। पहला कार्य हो गया चुनाव लड़ना, और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करना माने सरकार बनाते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल सबसे पहले मुख्य कार्य इनका चुनाव लड़ना होता है, और इनको बहुमत जब मिल जाता है तो क्या करते हैं जी, सरकार बनाते हैं। दूसरा है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, या आप लिख सकते हैं राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल चुनाव में हार जाते हैं या उनकी सीटें कम आती हैं तो वो क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो पॉइंट है इसमें, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, राजनीतिक दल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी जनता तक पहुंचाते हैं। तो मेन कार्य क्या है इनका, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। दूसरा है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और चौथा है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पांचवा है, राजनीतिक दल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरे चैनल पर और इसी 2022 की जो प्रश्नों की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।